हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो एमसीक्यू करते करते आपका पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो भूल गए होंगे वो याद हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू की। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, बड़े क्वेश्चंस। ठीक, तो अभी आज एमसीक्यू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। तो 3750 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं कि 5 कितने बार आया हुआ, वही इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम कर रहे हैं 3750, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 8 और इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, अभी ये हमारा 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है। तो 3 6 18, 3 2 6 और ये 3 5 15। अब आ गया हमारा 625। 625 देखते ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि 5 कितने बार आएगा। 625 में 5 4 बार आता है। चाहे तो करके देख लो या सीधा ऐसे ही हम इसको ये तो हमारा एमसीक्यू है ना, तो रफ में आपको करना है। तो सीधा ये देखो ऐसा हो जाएगा 3750 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 है हमारा 4 टाइम्स। तो इसको हम आगे और फैक्टर्स करेंगे तो 5 4 टाइम्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसमें यही तो पूछा है कि 5 के एक्सपोनेंट के बारे में पूछा। 5 के एक्सपोनेंट कितने होंगे, 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो 5 की पावर 4 आया है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चाहो तो इसको पूरा करके देख लो, मैंने बस समझा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px cuts the x axis at 3 points and touches it at 2 other points, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने सिखाया था ना, जब ये चैप्टर करवाया था, कि कोई भी अगर मतलब ग्राफ, कोई पॉलिनोमियल जो है, ग्राफ को अगर जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है वो सारे उसके जीरोज होते हैं। तो ये ग्राफ जैसे कह रहा है 3 पॉइंट पे तो कट कर रहा है, ये 3 पॉइंट पे कट किया 1 2 3, और 2 पॉइंट पे खाली टच किया है, ऐसे टच करके निकल गया। लेकिन वो भी तो काउंट होंगे, टच करे या कट करे। तो कितने हो गए 3 + 2 5। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू बहुत जल्दी करना है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, कुछ थोड़ा बड़े होते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज 3x - 2y = 5, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो हम फटाफट ये ऑप्शंस चेक करते हैं। देखो पैरेलल में क्या होता है, फॉर पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है ना पैरेलल लाइंस के लिए, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो देखो हम फटाफट चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये दोनों ही प्लस है, और उसके बाद हमारा ये 3 3 9 है और 2 4 ये नहीं हो सकता है। सेकंड में हम देख रहे हैं ये 3 4 12 और 2 4 8 तो है, लेकिन हमारे ये दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं। इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और हमारा ये जो C1 C2 तो इक्वल नहीं है। हमारे ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, यही होगा, क्योंकि हम फोर्थ में भी देखते हैं दोनों पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम इनको फटाफट करके इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये नहीं होंगे। सी वाले को हम करके देख लेते हैं। इसका a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/-12, तो हो जाएगा ये माइनस तो अपना ऊपर चला जाएगा -1/4, और b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा -2/8, तो ये भी हमारा हो जाएगा -1/4, और c1/c2 5/7। तो हमारा आ गया ना ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए बस फटाफट हमारा ऑप्शन नंबर सी हम कर देते हैं। तो इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अपना पहले देख लेते हैं कि देखो तो इनके ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है इसमें, तो पहले हम वही नंबर चूज करते हैं जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। बाकी देखो तीनों जो इक्वेशंस है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, और ये भी दोनों पॉजिटिव है। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया चूज करने का, और दूसरे वैसे भी दिख रहा है हमारा 3 3 9 है और 2 3 6 होता तब हम उसको कंसिडर करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठा था। पहले हम साइन से ही देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो अभी ये मालूम होना चाहिए खाली मेन चीज की, फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब बेसिक चीजें हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो आप सब लोगों को बताया था। तो बस यही चीजें हमें लर्न करनी है, बेसिक चीजें ही याद रखनी है। तो इसी तरह से एक तरह से आपका चैप्टर रिवीजन भी हो रहा है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के वजह से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आया समझ में कैसे हुआ ऑप्शन नंबर सी, और हम कैसे इसको चूज करेंगे, किस तरह से हम करेंगे, देखते ही पता चल जाता है हमारा क्या होगा। ठीक है, तो करके हम देख लेते हैं, हो गया हमारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा क्या होगा। तो चलो इसको हम पहले शुरू करते हैं, कैसे करेंगे
ये हमारा जो दिया हुआ है इसी से शुरू करते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा भी तो 1/tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है इसका, इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में tan थीटा इक्वल टू 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। अभी 2 tan थीटा इस साइड ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब b की जगह 1 है तो 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इसका होल स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप आगे लिख सकते हैं कि देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये समझाने के लिए एमसीक्यू में है तो फटाफट इसको करना है, ज्यादा लंबे स्टेप्स नहीं करने हैं समझने के। तो थीटा 45 आ गया तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, मतलब साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन और कॉस की 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 की क्यूब प्लस दोनों की ही सेम होती है 1/√2 की क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1/2√2, ठीक है। √2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार तो 2 हो जाएगा, एक बार √2 रहेगा, प्लस 1/2√2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का 1 + 1 जुड़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 2/2√2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारा हो गया 1/√2। तो 1/√2 देखो ऑप्शन नहीं है, मतलब रेशनलाइज करना है इसको, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से अच्छा दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जब कभी tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, tan की पावर 20 थीटा प्लस cot की पावर 20 थीटा, या कुछ भी 20 के बजाय 50, 40, 60 कुछ भी दे दे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 है तो हमेशा उसका आंसर 2 ही होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है तो इसके चाहे कितनी भी पावर लगा दिया जाए उसका आंसर 2 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ हमने tan थीटा की वैल्यू 1 निकाली है, tan थीटा इक्वल टू 1 आया हुआ है, यहाँ पर देखो tan थीटा इक्वल टू 1 निकाला है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी अगर वैल्यू हम निकालने जाएगा तो 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, तो 1 की पावर चाहे कितना भी 1 ही होता तो 1 + 1 2 ही तो आएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। सिर्फ tan और cot ही नहीं, और भी जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक भी, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, या सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, तब भी चाहे उसकी कितनी भी पावर पूछी जाए उसका आंसर भी 2 ही आएगा। ये चीज भी एक आप लोग जान लो, समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये चीजें भी बता दी। tan cot के रूप में अगर उसकी वैल्यू 2 दी है तो 2 दी होगी तभी ये वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इनके चाहे कितनी पावर दे दिया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है और कह रहा है साइन की पावर 1000 प्लस कॉस की पावर 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो भी 2 ही होगी, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है लेकिन समझना है। फॉर एन इवेंट ई, PE प्लस P नॉट इक्वल टू X, मतलब PE का इवेंट होना, श्योर इवेंट और इवेंट का ना होना इक्वल टू X दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x³ - 3 क्या होगा। तो ये तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी में कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू होता है 1, होता है ना, मालूम है ना। तो अब इसके यहाँ x दिया हुआ है तो इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 1। तो अब हमें निकालना है x³ - 3 की वैल्यू, तो 1 की क्यूब माइनस 3, 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, -3, तो क्या हो गया -2,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्लियर, छोटा सा सवाल है लेकिन समझने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए बी सी, ये दिए हुए हैं 1 4 -2 3 एंड 5 8, द ऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। तो देखो पैरेललोग्राम में ये हमने देखो बना लिया है पैरेललोग्राम, सारे ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और डी का हम मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है ए बी। तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि इनके डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा, दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा, तो हम वही मिड पॉइंट फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC हमारा क्या हो जाएगा, x1 + x2 1 + 5/2 और 4 + 8/2, ये हमारा हो गया AC का मिड पॉइंट, इक्वल टू BD का मिड पॉइंट होगा -2 + A/2 एंड 3 + B/2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा हुआ है, डी के कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया, ऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। तो ऑर्डिनेट क्या होता है मालूम है आप लोगों को, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, एब्सिसा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सिर्फ ऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी पूछा गया है, तो ऑर्डिनेट मतलब ये और ये, तो बस इसी को दोनों को इक्वल करेगा। पूरे कोऑर्डिनेट्स पूछता तो फिर इसके इक्वल इसको करते, इसके इक्वल इसको करते, तो हमारा हो जाता। तो मतलब हमारा ये 4 + 8 मतलब 12, 12/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + B/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + B इक्वल टू 12, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 3, तो क्या हो गया 9, तो B की वैल्यू आ गई 9, हमारा ऑप्शन नंबर B ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो अगर सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है तो खाली हमें B की वैल्यू ही पूछा है, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही पूछा गया। कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऐसा लिखा होता तो फिर हम दोनों निकालते, x और y दोनों निकालते, ऑप्शन में भी दो होते हैं, ऑप्शन तो एक ही एक दिया हुआ है। तो ये चीज समझने वाली है, इसको ध्यान से समझना। ऑर्डिनेट मतलब होता है y कोऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो एब्सिसा ABSCI डबल एब्सिसा होता है x की वैल्यू और ऑर्डिनेट ORDINAT ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो ये चीज आपको समझनी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। और इसमें अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो फिर दो ऑप्शन होते, ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही एक वैल्यू दी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है इन स्टैटिस्टिकल डाटा द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज k टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब ये रिलेशनशिप जो मोड मीडियन मीन का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है ये आपको याद रखना है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है बच्चों, ये है हमारा रिलेशन। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 मीडियन -2 मीन। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन, तो ये तो मोड है, अब इसका डिफरेंस, तो इसके लिए हम यहाँ माइनस मीन अगर करेंगे तो इस साइड भी हमें मीन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे कर ले, मोड माइनस मीन इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, और एक माइनस हम मीन यहाँ भी करेंगे, क्योंकि जब ये इक्वेशन होता है इस साइड जब करते हैं वही हमें इस साइड करना होता है, तो फिर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 मीन बन जाएगा कि नहीं। तो अगले स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा 3 मीडियन -3 मीन, ऐसा हो गया कि नहीं। अब 3 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया मीडियन माइनस मीन। अब जो भी हमसे पूछा जा रहा है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज k टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का k टाइम्स इसका ये डिफरेंस है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गया कि नहीं 3। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो बस ये आप ये वाला फार्मूला अच्छे से लर्न करके रखो, रिलेशनशिप अच्छे से लर्न करके रखो, इसी से इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
और भी दूसरे टाइप के बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इजी है ना, समझ में आया। मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन होता है, लेकिन हमसे डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन पूछा जा रहा है, तो मोड माइनस मीन हमने यहाँ लिखा, यहाँ भी हमने मीन कर दिया, ये 3 हो गया, दोनों में 3 है तो कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर। मतलब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का और हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो बहुत ही इजी है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला तो हम सभी जानते हैं कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना दिया है 176, तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176, तो आर क्या हो जाएगा 176 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 से जाएगा ये 2 अठे 16, 2 अठे 16, ठीक है। ये 22 चौक 88, मतलब ये हमारा आ गया 4 7 जा 28 मीटर आ गया हमारा रेडियस। तो बस अब इसका क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा क्या निकला है 28 इंटू 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 22 और इंटू 28, तो 22 इंटू 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616, तो 616 मीटर स्क्वायर, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 1 मार्क में आते हैं, कई बार 2 मार्क्स में भी दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, समझ में आया, इजी है ना। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह का है, तो इसको इसमें करना क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पूछा हुआ है। ये मैंने चैप्टर 1 में एक वीडियो बनाया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप वो जाकर के देख लेना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब ऐसा कुछ आता है इस तरह से, तो हमें HCF निकालना होता है, जो भी 2 नंबर दी हुई होती है उसका HCF निकालना होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मतलब उसकी स्पीड क्या हो, ग्रेटेस्ट स्पीड कि दोनों ही जो दोनों डिस्टेंसेस दे रखी हैं उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में वो कवर कर ले। एट विच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर, मतलब ऐसा हमें नंबर चाहिए कि अगर उस नंबर से इसको डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाए और उस नंबर से इसको डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाए, तभी तो हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स क्या होंगे। तो बस 95 और 171 का HCF निकालना। हमें इसमें क्या करना क्या है, HCF ऑफ 95 एंड 171। तो अगर ध्यान से देखोगे, आप लोगों को टेबल वोबल अच्छे से आता होगा, तो हम देख रहे हैं कि 19 के टेबल में दोनों ही आते हैं। 19 5 जा, ये हमारा 95 जो हो जाएगा 5 इंटू 19 हो जाएगा, और 171 जो हो जाएगा इसके अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 19 हो जाएगा, मतलब दोनों में ही 19 आया हुआ है, तो HCF तो यही होगा ना 19। और अगर बच्चों को टेबल अच्छे से आता है तो देखते ही पता कर लेंगे कि दोनों ही नंबर 19 के टेबल में आती है। ये 5 बार जाता है, इसमें 9 बार जाता है, तो हमारा HCF क्या हो गया 19 हो गया। तो बस 19 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में कवर कर पाएगी ये दोनों ही डिस्टेंसेस, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार कुछ ऐसे नंबर दिए होते हैं, रिमाइंडर भी बोलता है, कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है, इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं चैप्टर 1 वाले में, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, तो हमें HCF निकालना होता है उन 2 नंबर्स का, ठीक है। तो क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो उसी तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन है देखो, साइड्स AB एंड BE या फिर राइट एंगल एट B, ये हमारा राइट ट्रायंगल ABE, तो साइड AB एंड BE ये कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया, ये 16 है और ये 8 है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, ये हमारा स्क्वायर है FDGB, लार्जेस्ट स्क्वायर जो है, तो पूछा है साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABE इज, तो हमें इसकी साइड निकालनी स्क्वायर की। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होते हैं, तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की साइड x है, ठीक है बच्चों, ये हमने x मान लिया। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमारा ट्रायंगल AFD और ट्रायंगल DGE, इसको हम सिमिलर दिखा सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि देखो ये स्क्वायर की साइड्स है, तो हमारा ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा और ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा, एक एंगल इसके इक्वल हो गया,
ठीक है, समझ आया। अच्छा, दूसरा एंगल हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एमसीक्यू है इसलिए इतना लिखने की जरूरत है। अगर एमसीक्यू ना हो, ऐसे 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन, तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलो मैं लिख के ही दिखा देती हूँ। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल DGE क्या क्या इक्वल है हमारा। जो नंबर अगर हम देते दीजिए हो जाएगा 1 2, ये वाला 2 कर देते हैं, और ये हमारा एंगल 3 और ये 4 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, क्यों? 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, इसको ऐसे लिख देंगे। और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये समझ में आया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुआ? देखो, ये जब स्क्वायर की साइड है तो इसके पैरेलल तो होगी। जब 2 पैरेलल लाइन होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती थी, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, हमेशा इक्वल होते हैं, हमने कई बार बताया हुआ है। तो जब हमारे 2 एंगल इक्वल हो गए तो हमारा ये ट्रायंगल AFD सिमिलर होगा ट्रायंगल DGE के, ठीक है। ट्रायंगल DGE के सिमिलर होगा। समझ में आया? कौन सी सिमिलरिटी? AA सिमिलरिटी। अगर ये सब्जेक्टिव आता है 2 या 3 मार्क्स में आता है, हमें इतना लिखना है। ऑब्जेक्टिव में तो बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अभी पिछले वीडियो में ही मैंने ये ट्रायंगल के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा AF अपॉन में DG इक्वल टू FD अपॉन में GE, ठीक है। ये समझ में है? जी जरा ढंग से बना दूं, जी गलत हो जाता है, GE, ठीक, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब हम अपना AF देखें क्या है। AF हमारा क्या है? ये पूरा तो 16 है, तो AF क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। भाई ये ट्रायंगल स्क्वायर की साइड से तो सारी इक्वल होगी, तो AF हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो मैं डायरेक्ट इसमें कर लेती हूँ 16 माइनस एक्स अपॉन में DG हमारा क्या है? ये रहा DG तो हमारे स्क्वायर की साइड है, तो अपॉन में एक्स इक्वल टू FD क्या है? FD हमारा क्या है? FD भी तो एक्स है, स्क्वायर की साइड है FD, और अपॉन में GE क्या है? GE भी हमारा 8 माइनस एक्स है। एक्स तो क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ, और इक्वल टू 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। में डायरेक्ट कर लूं, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 × 48 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, मतलब 128 ये हुआ। 8 का इससे किया, ठीक है। अब 8 का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 8x, फिर माइनस एक्स का 16 से करेंगे तो माइनस 16x, फिर माइनस एक्स का माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया बच्चों? तो अब हमारा देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 128 माइनस 16 और 8 जोड़ो 24 माइनस 24x। अब हम इसको इधर ले कर लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस 24 हम इस साइड ले जाते हैं तो 24x इक्वल टू हो जाएगा 128। तो x इक्वल टू क्या होगा? 128 अपॉन में 24। तो देखो अब इसको हम काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से कट रहा है दोनों, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 अपॉन में 6 है कहीं 32 अपॉन 6। अभी और कटेगा, अभी ये हमारा कटेगा 2 से, 2 3 जा 6 और ये 16, तो कितना आ गया? 16 अपॉन में 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 16 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो इतना सारा लिख के करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप अपने ढंग से इसको करके बस इसको सॉल्व करके इसका आंसर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो आज मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए एमसीक्यू के, और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर रिवीजन भी हो गया, बहुत सारी बातें जो भूल गए होंगे याद आ गई है। तो अब इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, और बाकी बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।